हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिष्ठान क्लासेस। आज यानी 17 जुलाई 2022 को नीट का पेपर संपन्न हुआ और इस पेपर को डिटेल में एनालिसिस करने के लिए मेरे साथ हमारे 12th के छात्र यहाँ पर मेरे साथ उपस्थित है। वो मैं हूँ भट्टराज कुमार, 12th स्टैंडर्ड प्रतिष्ठान क्लासेस से। मैं ऋतुपर्णा अमराई, क्लास 12 प्रतिष्ठान क्लासेस। क्लास 12 प्रतिष्ठान क्लासेस। हम यहाँ हैं सर के साथ आज नीट का पेपर फिजिक्स का सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आंसर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास है सेक्शन है फिजिक्स का पहला क्वेश्चन। इसमें हमें पूछा गया है, हमें दो मासेस दिए गए हैं 10 kg और 20 kg। एक मास दिया हमें 10 kg का, एक मास दिया हमें 20 kg का। रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड। मतलब एक रिजिड रॉड दिया है, यहाँ मास दिया है 10 kg का और यहाँ मास दिया है 20 kg का। 10 मीटर इसकी रॉड की लेंथ दी है 10 मीटर और रॉड का मास दिया है नेग्लिजिबल, मींस हमें कंसीडर नहीं करना है। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 kg मास इज, इस वाले 10 kg वाले जो मास है उससे इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे होगा, ये हमें सवाल में पूछा गया। तो जैसे कि हम जानते हैं जो सेंटर ऑफ मास रहता है, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन रहती है वो रहती है MIR प्लस MIR2 प्लस M3R3 इनका समेशन अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इसके हमें मास दिए हैं, इसको हम ओरिजिन मानना है तो इसका कोऑर्डिनेट 0 है और इसका कोऑर्डिनेट 10 है। इसका सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आएंगी वो हम देखेंगे 10 into 0 प्लस 20 into 10 अपॉन दोनों मास इसका समेशन 10 प्लस 20, ये हमें देता है 200 अपॉन 30, which means we have the answer 25 feet, means we have the correct answer as option C। तो ये क्वेश्चन ये मेरे बेस्ट क्वेश्चन है, इसे हम एक बार पर से सॉल्व किया था। हाँ, हमने कल क्लास में किया था। एक सीरीज की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर है। इंफ्रारेड रीडिंग इंफ्रारेड 10 to power -4, माइक्रोवेव्स 10 to power -2, AM waves 10⁻²। -2। तो आंसर है ए। आ चुके हैं अभी थर्ड क्वेश्चन पे। सार्थक, ये क्वेश्चन हमने देखा ही है और क्लास में हमने सॉल्व भी किया है। क्या है? एनर्जी निकालनी है। पावर एनर्जी तो सीधा सीधा हमें पता है, पावर इनटू टाइम रहता है। हाँ, पावर हमें दी है 1000 किलोवाट, इसको वाट में कर देंगे। 10 into 10 का पावर 3 किलो दिया है और ये आ गया तो टाइम दिया आवर में, तो उसको सेकंड में कर लेंगे। 60 into 60 आ गया सेकंड में। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा सेकंड क्वेश्चन, व्हिच इज 36 फर्दर सॉल्व करेंगे 10 का पावर 7 देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 6 into 6 36। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम आ चुके हैं अभी फोर्थ क्वेश्चन पे। सर ये देखिए, ये क्वेश्चन तो हमने थर्मोडायनामिक्स से ही किया था, जैसे कि आपने हमें बताया था। इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक आइडियल गैस है, 4 डिफरेंट प्रोसेसेस दिए फ्रॉम अ सेम इनिशियल स्टेट दिया है और दोस प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। द कर्व व्हिच रिप्रेजेंट्स द एडियाबैटिक प्रोसेस अमंग द 1 2 3 4 आर। ये तो हम देख सकते हैं, ये तो आइसोबारिक है, ये हम देख सकते हैं ये आइसोकोरिक है, तो फोर्थ वाला तो आइसोबारिक है, फर्स्ट वाला जो है वो आइसोकोरिक है। और सर आपने हमें पॉइंट बताया था, आपको याद है? आपने तो हमें बताया था प्रेशर के लिए ज्यादा चेंज जो आता है वो आता है एडियाबैटिक में एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। सेम वॉल्यूम में चेंज अगर सेम आ रहा है, वॉल्यूम में सेम चेंज आ रहा है दो प्रोसेस में, और जिस प्रोसेस में सेम वॉल्यूम में सेम चेंज इन वॉल्यूम के लिए जिसमें प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा चेंज होता है, वो एडियाबैटिक। अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ से अगर दो लाइनें ड्रॉ करता हूँ तो सेम वॉल्यूम में चेंज है और 3 और दो प्रोसेस के लिए, लेकिन हम देख सकते हैं तीसरे प्रोसेस के लिए प्रेशर में चेंज कम है और दूसरे प्रोसेस के लिए प्रेशर में चेंज ज्यादा है। एडियाबैटिक जो ऑब्वियसली नेचुरली जो दूसरा प्रोसेस है वो एडियाबैटिक, तो इसका आंसर होना चाहिए थर्ड। राइट, एग्जैक्ट। तो सिंपल है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर हमें पता है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, उसके अलावा 2 एक्सिलरी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। वो 2 एक्सिलरी फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम एंगल और सॉलिड एंगल, और एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन लेते हैं, सॉलिड एंगल का स्टेडियन लेते हैं। उनको डायमेंशन नहीं होता है लेकिन यूनिट होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए इसमें?
सेकंड यूनिट्स बट नो नो डायमेंशन। डायमेंशंस। 5 का जो ऑप्शन है वो सेकंड सेकंड राइट। 6th क्वेश्चन ये जो है ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। हमने देखा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर मान लीजिए इनपुट सिग्नल अगर ऐसे होता है तो इसका जो आउटपुट सिग्नल जो है ऐसा होता है, मतलब ये वाला ब्लॉक हो जाता है। तो ये वाला सिग्नल एक टाइम में एक बार रिपीट हो रहा है, तो उतनी टाइम में ये वाला सिग्नल आउटपुट सिग्नल भी एक ही टाइम में उतनी टाइम में रिपीट हो रहा है, एक ही बार रिपीट हो रहा है। सो इसकी फ्रीक्वेंसी या फिर इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो इनपुट की फ्रीक्वेंसी अगर 60 हर्ट्ज है तो ऑब्वियसली आउटपुट की भी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होनी चाहिए। तो 6 का जो आंसर है वो 60 हर्ट्ज हो जाना चाहिए, राइट। इसी तरह से अगर हम 7th क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें क्या पता है कि अगर आइंस्टाइन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो कि ईवीएस के फॉर्म में रहती है। तो पहले हमें क्या पता गया है कि जब फ्रीक्वेंसी न्यू है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी Evs/2 होगी। और जब फ्रीक्वेंसी अगर आधी है ν/2 है तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल तो वही होगा, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs है, काइनेटिक एनर्जी Evs होगी। अगर इन दो क्वेश्चंस को इनको सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू इन दोनों को अगर माइनस कर देता हूं तो क्या होगा hν/2 और इधर आएगा ये -EVS/2। तो इसका मतलब है EVS की वैल्यू आ रही है -hν के बराबर। तो किसी एक इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं इसमें यहाँ पर या इसमें पुट करेंगे तो phi will be equal to hν/2 और ये इसकी वैल्यू -hν इधर जाएगा तो +hν का पूरा 3/2 और वर्क फंक्शन को हम लिख सकते हैं h into थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू 3/2 into न्यू, यानी इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो 3/2 न्यू के बराबर होना चाहिए। देखिए ऋतुपूर्व, हम आ गए हैं 8 क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन तो है काइनेमैटिक्स से, हमें दिया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ क्या देता है, इसका जो स्लोप होता है वो हमें देता है वेलोसिटी। और हमें इसमें वेलोसिटी पूछा है, हमें क्या पूछा है कि इसकी वेलोसिटी 30 डिग्री एंगल पे और 45 डिग्री एंगल पे इनका रेशियो पूछा है। द वेलोसिटी एट 30 डिग्री इज टू वेलोसिटी एट 45 डिग्री। हमें सीधा सीधा इसका स्लोप देखना है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, tan 30 इज टू tan 45, हमें इससे वेलोसिटी मिल जाएगी। tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 इज टू tan 45 की वैल्यू 1, इसको इनटू √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, v at 30 इज टू v at 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 इज टू √3। तो इसका आंसर सेकंड है, जाता है फर्स्ट को। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ m and t - 2 a - 2 किस चीज को बिलोंग करता है ये वाला, तो ये हमें चेक करना है। तो अगर हम चेक करते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी का जो डायमेंशन फार्मूला है उसके बराबर, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। d इज इक्वल टू हमें पता है μ0 m/r²। m मतलब फोर्स स्ट्रेंथ, इसका यूनिट होता है एम्पीयर मीटर, r मतलब मीटर स्क्वायर। b का तो अगर b का डायमेंशन अगर हमको देखना है तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल क्या होता है b/l। तो इस b के जगह पे अगर हम तो μ0 चाहिए हमको, तो क्या होगा b × r²/m और b का मतलब होगा f/il और इधर r² इधर m। इन सारी चीजों के अगर हम डायमेंशन डालते हैं तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी का डायमेंशन ये वाला आ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो है 4। अभी हम 9th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें IRMS की वैल्यू पीक वैल्यू के √2 टाइम्स कम होती है, मतलब इक्वल्स टू I0/√2। ये पीक वैल्यू है, ये पीक वैल्यू के इक्वल टू ये √2 आ जाएगा, तो √2 टाइम्स ज्यादा है। हम आ गए अभी 11th क्वेश्चन पे। इसमें हमें बोला गया है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ फ्री फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। मतलब सात तक तो समझ गैलीलियोस लॉ है। गैलीलियोस लॉ, ये तो हमें पता है कि ऑड नंबर का ये आंसर है, बट स्टिल जिसको समझ नहीं आया उसके लिए सिंपल भाषा में हम बताते हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और इसको ड्रॉप कर दिया, तो हम इस फार्मूला में पुट कर सकते हैं s = ut + r इतना करने की जरूरत ही नहीं ना, तुझे पता है ना गैलीलियोस लॉ है। स्टिल जिसको नहीं आता उसके लिए तो u तो 0 है, तो gt²। इसमें हम ऐसा पुट करते जाएंगे तो हमें इसका रेशियो यही मिलेगा। यही कहना था गैलीलियोस लॉ। आप गैलीलियोस लॉ से ही करिए, ये मत ज्वाइन करिए, इसलिए बोल रहा हूं पोले सर का ज्वाइन करिए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ऐसा। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछा है।
तो अब हम आ चुके हैं 12th क्वेश्चन पे। इसमें हमें सार्थक मास दिया है बॉडी का और क्या दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है। तो सीधा सीधा इंटेंसिटी हमें पता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स बाय मास होता है, राइट। फोर्स हमें दिया है 3 न्यूटन का और मास हमें दिया है 60 into 10 का पावर माइनस 6, क्योंकि वैसे केजी में लेना पड़ेगा। तो ऊपर चले जाएगा 3 into 1000 by 60 1 by 2, तो ये आ गया 50, मतलब आंसर 3। देखो ये क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजिक्स का। इसमें क्या हो रहा है, बीटा पॉजिटिव डीके का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है बीटा डीके में, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है, एक पॉजिट्रॉन, और पॉजिट्रॉन के साथ हमेशा एक न्यूट्रिनो पार्टिकल भी बाहर निकलता है। तो इसमें होता क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, मतलब न्यूट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने की वजह से एक प्रोटॉन नंबर कम होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 से कम होगा, लेकिन मास नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो 1 से कम हो गया तो मास का अगर नंबर 1 से कम हो रहा है तो 11 का 10 हो जाना चाहिए, इन दोनों में होना चाहिए, लेकिन इसमें मास नंबर 1 बढ़ रहा है, मास नंबर में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, इसका मतलब इसका आंसर डी होना चाहिए, राइट। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तुम बताओ कैसे सरफेस टेंशन क्या है। तो सर हमें सीधा सीधा पता है, जो कि प्रेशर कॉनकेव इज इक्वल टू प्रेशर कॉन्वेक्स प्लस 40 बाय आर होता है, राइट, 40 बाय आर स्क्वायर होता है, नहीं आर 40 बाय आर होता है, राइट। इसमें क्या होगा, एक्सपेंड होगा तो रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा रेडियस तो बढ़ जाएगा प्रेशर जो रहेगा अंदर के सरफेस का वो हो जाएगा कम, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसका आंसर कंक्लूड सकते हैं कि सेकंड डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड, 100 ओम और 200 ओम, और पैरेलल में कनेक्टेड तो हमें पता है कि उनका पोटेंशियल ड्रॉप, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम होगा, तो पावर के लिए हम ये वाला रिलेशन लेंगे v²/r, क्योंकि दोनों के लिए v सेम होगा तो दूसरे कंपेयर करना ही आसान हो जाएगा, v²/r2। इसमें पावर का जो रेशियो होना चाहिए P1/P2, इट शुड बी इक्वल टू R2/R1। तो R2 कितना है यहाँ पर 200 और R1 100 है, तो 2:1 शुड बी द आंसर, यानी इसका आंसर जो है वो P होना चाहिए, राइट। मेरे ख्याल से इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कुछ, हाँ ये भी काफी आसान है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 2 hollow conducting sphere of radius r1 r2, एक का रेडियस काफी बड़ा है, एक का छोटा है, और सेम चार्ज दिया है, किसके ऊपर पोटेंशियल ज्यादा होगा। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, k/r, जिसका r बड़ा उसका v छोटा, तो इसका मतलब the potential would be more for smaller one, ठीक है, तो more on smaller one, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका c, करेक्ट, इसका आंसर c होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये भी काफी काइनेमेटिक इक्वेशन से एक सवाल है, सीधा सीधा, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हैं। एंगुलर स्पीड किस में दी है, आरपीएम में दी है, तो पहले उसको आरपीएस करके उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा इसका इनिशियल एंगुलर स्पीड है उसकी ओमेगा1 ओमेगा0 बोलेंगे, क्या होगा ये 1200 आरपीएम है, तो उसको सेकंड में करना है तो बाय 60 करेंगे, तो ये क्या होगा 20 को अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को 2 पाई से करेंगे तो 40 पाई रेडियन पर सेकंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी 3120 बाय 60 करेंगे आरपीएस, तो क्या होगा ये 0 और 1 5 और 52 इनटू अगर 2 पाई करते हैं तो 104 पाई। तो हमें अगर सीधा सीधा हमको एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, टाइम भी ये एंगुलर वेलोसिटी इसने में कन्वर्ट होने के लिए इसको 16 से कन्वर्ट करें, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सिंपल एंगुलर वेलोसिटी में चेंज बाय टाइम अगर करते हैं तो अल्फा आता है, तो इसमें इसकी वैल्यू ओमेगा की वैल्यू है 104 पाई और इसको 40 कितना आता है 64 ना 64 पाई 64 बाय 60 जो कि 4 पाई के बराबर होगा, 4 पाई, तो आंसर शुड बी थर्ड, राइट। तो 8वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मेरे ख्याल से आज ही डिस्कस हो रहा था लेक्चर में, हां सर, राइट। तो हमने देखा था कि स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द वैक्यूम क्या होगा एप्सिलॉन नॉट इनटू म्यू 0, तो किसी भी मीडियम में उसकी जो स्पीड है वो होना चाहिए समथिंग एप्सिलॉन इनटू म्यू, यस राइट। तो हमें क्या चाहिए v चाहिए, तो v by c की वैल्यू क्या होगी, तो v by c नीचे आएगा तो c ऊपर जाएगा, तो इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, तो ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट और म्यू बाय म्यू नॉट, तो इट शुड बी समथिंग v की वैल्यू जो होगी c बाय ये रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू और रिलेटिव परमिटिविटी म्यू, इसके बराबर होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इससे मिलता जुलता आंसर ये फर्स्ट वाला है।
राइट। तो क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ अगर बढ़ते हैं तो ये भी फार्मूला बेस्ड सवाल है। तो इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पूछा है द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होगा म्यू 0 N I, और इसमें जानबूझकर उसने रेडियस ऑफ द सॉलिड दिया, तो रेडियस की कोई जरूरत नहीं है, तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो p की वैल्यू इसमें म्यू 0 क्या होगा 100 टर्न्स, क्या 4 पाई इंटू 10 पावर -7 म्यू 0 की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 100, और करंट 1। तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए सीधे सीधे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, देखो 12.56 into 10 to the power minus 2. क्या होता है मेरे ख्याल से 12.56 into 10 पावर -2 आता है शायद कैलकुलेट करने के बाद। इसका आंसर कोई भी सॉल्व कर लेगा इसे, 3 इज द करेक्ट। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन 20 वाला जो क्वेश्चन है शायद आप ट्राई करना कर सकते हो, या आप बट आप मानना चाहते हो तो यू कैन आल्सो। अरे कुछ नहीं, क्या है जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, हमें एक मास दिया है जो कि रेस्ट में था, मतलब इसका इनिशियल मोमेंटम तो हमें दिया है कि वो 0 है, राइट। तो हमें क्या बोला कि एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, उसके 3 टुकड़े बन गए जिनका रेशियो, जिनके मास का रेशियो 2:2:1। इफ द फ्रैगमेंट्स हैविंग इक्वल मासेस fly off along mutual perpendicular direction the same speed v, the speed of the third lighter fragment is, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो दो वाले हेवियर मासेस थे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे जा रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ। हम इसको 2m, इसको हम 2m मानेंगे, इसको 2m मानेंगे और इसको m मानेंगे, तो हमें कंक्लूड सकते हैं इसका मोमेंटम ये डायरेक्शन में होगा 2mv, इसका इधर होगा 2mv, और हम कंक्लूड करते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल से कि ये जो थर्ड पार्टिकल रहेगा इसका होगा mv डैश। तो हमें पूछा गया कि mv डैश की वैल्यू क्या होगी, तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट तो पता है कि क्या होगा 2√2 mv, क्योंकि √2 रहता है रिजल्टेंट इसका, तो 2√2 इसके बराबर कर देंगे तो हमें इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। हम उस वैल्यू के लिए इक्वेशन लगा लेंगे, 2√2 m v should be equal to m into v dash, जिसकी हम वैल्यू चाहिए mm गया, तो 2√2 v should be equal to v dash। तो इसका आंसर 4th है। चलिए सर देखते देखते आ गए हम 21st क्वेश्चन पे। हाँ, इसमें पूछा क्या गया, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनका हमें पता है कंडक्टेंस का जो क्या होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो क्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन बढ़ते हैं और कोलिजन बढ़ने के कारण रेजिस्टिविटी बढ़ती है। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, शायद आपका अभी सेमीकंडक्टर नहीं हुआ लेकिन मैं इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको बता दूं, उसमें क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें बैंड्स होते हैं, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, तो उसका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ने की वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी दिखती है। तो आंसर होना चाहिए कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है और सेमीकंडक्टर कम होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर, इसका फोर्थ ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। 22nd क्वेश्चन भी हम देखेंगे सर, तो ये तो रे ऑप्टिक्स से ही है, रे ऑप्टिक्स का सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। लेंस मेकर फार्मूला हमने पढ़ा होगा, पावर यानी 1/f के बराबर है, पावर का फार्मूला mu - 1 बाय कॉन्वेक्स लेंस है तो 1/r1 - 1/r2। हां, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे मेरे ख्याल से 20 सेंटीमीटर दिया है। अगर r1 को हम प्लस लेते हैं तो r2 हमारा माइनस में लेना पड़ेगा, तो पावर शुड बी इक्वल टू mu की वैल्यू क्या है 1.5, तो 1.5 मतलब 0.5 है 1/2 और 1/20 1/20 2/20 यानी 1/10 2 1/20 यानी 1/20 सेंटीमीटर। लेकिन मीटर इनवर्स को डायरेक्टर बोला जाता है, इधर सेंटीमीटर इनवर्स होगा, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इधर 10 पावर -2 तो ऊपर गया तो ये 100, तो ये 5 डायरेक्टर्स होंगे ना, अच्छा, इसका ऑप्शन 5 है। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23rd थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है, पढ़ने में स्टेटमेंट क्वेश्चन है। हाँ देखो इसमें क्या बोला है कि बायोट-सावर्ट लॉ गिव्स अस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ एन infinitesimally small current element ideal of a current carrying conductor only। हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक तो बायोट-सावर्ट लॉ स्टडी करंट्स के लिए होता है, अगर करंट अगर बदलेंगे तो उसके लिए बायोट-सावर्ट लॉ काम नहीं कर पाएंगे, तो और उसमें
ये यहाँ पर जो पूछा गया मूविंग चार्ज मानो सिर्फ करंट कैरी कंडक्टर, उसमें भी अगर कांस्टेंट करंट जा रहा है किसी वायर के अंदर से और वो बदलना नहीं चाहिए टाइम के साथ, तो बायोसार्ट लगा के हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर मूविंग चार्जेस के लिए अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड हमको ढूंढना है तो वी कैन नॉट यूज बायोसार्ट। तो ये पहला वाला ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट नजर आता है। ओनली क्या बोला है, कंडक्टर, करंट कैरी कंडक्टर के लिए ही होता है स्मॉल एलिमेंट, तो पहला वाला करेक्ट कॉन्सेप्ट है। दूसरा वाला क्या बोला है, बायोट-सावर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्स का, ये बात तो करेक्ट है। और विद द फॉर्मर पहले वाला क्या बोल रहा है कि फील्ड प्रोड्यूस बाय द स्केलर सोर्स, यानी आइडियल स्केलर सोर्स। करंट तो करंट क्या होता है, स्केलर, लेकिन रियल बार जो इसमें वेक्टर है, तो आइडियल बार वेक्टर सोर्स है। इसने क्या बोला है, स्केलर सोर्स। while the latter being produced by the vector source, q जो है चार्ज स्केलर है, लेकिन चार्ज को क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, वेक्टर। और आइडियल बार ये वेक्टर है, उसको स्केलर बोला जा रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत नजर आता है। तो मेरे ख्याल से पहला वाला सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन में हमें दिख रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। इसका तो पॉसिबल ऑप्शन 5 होना चाहिए, राइट। इसके बाद 24 क्वेश्चन है, a square group of side 1 meter and resistance है 1 ohm is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. If the plane of the loop is perpendicular to the direction of magnetic field, the magnetic flux through the loop. प्लेन देखिए मान मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है और प्लेन ऐसे है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला होगा यहाँ पर वो होगा सीधे सीधे B A cos थीटा होता है, बट इधर थीटा की वैल्यू 0 है, सो phi should be equal to B कितना दिया गया 0.5 टेस्ला और इनटू 1 मीटर स्क्वायर, उसका स्क्वायर लेंगे तो 1 होगा, तो 0.5 वेबर टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर को वेबर फ्लक्स का यूनिट है। इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। तो सीधे सीधे इसके बाद हम 25 क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन पे इलेक्ट्रिक लिफ्ट, हाँ एनएलएम से शायद तो आप करना चाहोगे, यस। An electric lift with maximum load of 2000 kg lift plus passenger, मतलब इसमें क्या बोला है, जो लिफ्ट है प्लस उसमें जो बैठे हुए जो लोग हैं उनका वेट जो है वो 2000 kg है, कर दीजिए, is moving with a constant speed बोला है of 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion is 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor to the lift in watts is, हमें सीधे सीधे पता है सर कि पावर जो होता है वो फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी तो हमें दी गई है, हमें मैक्सिमम लोड और इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। नहीं फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, उस स्ट्रिंग वो जो लिफ्ट की जो स्ट्रिंग्स है उसमें जो आने वाला फोर्स कितना होना चाहिए, वो दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स दोनों को बैलेंस करना चाहिए। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा 2000 into 20000 तो 23000 के बराबर होगा। 23000 into 1.5 क्या तरीका से पावर वाला ऑप्शन करेगा 23000 into इसको 3/2 कर देंगे, तो ये वाला नजर। हां यस चौथा ऑप्शन ये तो ऑप्टिक्स से 26 वाला जो सवाल है, जनरली पोलराइजेशन जब हम पढ़ते हैं, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, वहां पर क्या होता है, यहाँ पे वैसे एनालॉजी वैसे आप स्नेल्स लॉ से भी कर सकते हैं। हमने वहां पर देखा था कि अगर लाइट पोलराइजिंग एंगल से इंसिडेंट जब होती है तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में का एंगल 90 होता है, लेकिन पोलराइजिंग एंगल का जो फार्मूला होता है tan IT वो म्यू के बराबर होता है। और अगर मैं यहाँ पे tan 60 की वैल्यू लेता हूँ तो म्यू √3 के बराबर आ रहा है, मतलब ये वाला एंगल कहीं ना कहीं 60 डिग्री एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर है। और उस केस में रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को परपेंडिकुलर, सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्टेड इस केस में पर्टिकुलरली इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में का एंगल 90 डिग्री, राइट। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस कुछ दिया है, द करंट डेंसिटी निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है। ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होगा, हमको पता है करंट डेंसिटी इज इक्वल, हमें पता है सिग्मा इनटू ई, और सिग्मा के बदले अगर उसका रेसिप्रोकल लेते तो रेजिस्टिविटी इनटू ई, तो रेजिस्टिविटी उसने इनडायरेक्टली दिया है, तो हमें पता है रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या होता है रो एल बाय ए, तो रो की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो आर ए एल, तो यहाँ पर रो निकालने के लिए उसे क्या दिया है, आर रेजिस्टेंस कितना दिया गया कॉइल का 10 ओम, और ये दिया पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में इसने दिया है 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 10 पावर माइनस 4, और रूट पाई का वैल्यू पाई हो जाता है, और नीचे लेंथ भी कितना दिया है 10 मीटर दिया, पाई पाई आसानी से कट रहा है, तो रो की वैल्यू 10 पावर माइनस 4 आ रही है। तो इसमें
करंट डेंसिटी 1/ρ की वैल्यू क्या होगी फिर 10 10 पावर -4 -4 हाँ, और ऊपर की चला वैल्यू 10 तो ये होना चाहिए 10 10 पावर पावर 5 जो कि तो फर्स्ट फर्स्ट है ऑप्शन है फॉर्मूला बेस्ड था ये फार्मूला बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है राइट थोड़े से कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं बाकी ये तो क्वेश्चन पे मजेदार सवाल है तो ये क्वेश्चन बड़ा ही मुझे इंटरेस्टिंग लगा पर्सनली, सर का भी शायद ये फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज है वो लिस्ट करके दी है। तो इसमें क्या बोला गया है, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल्ड, मतलब इनिशियली अगर हम उसका टेंशन अगर हम टी मान लें तो उसने क्या बोला बाद में उसका जो टेंशन है वो टू टी हो गया है। अगर आपने इसको शुरुआत में टू टी लिया तो आप यहाँ गलत हो चुके हैं क्योंकि ये लैंग्वेज उन्होंने क्या किया लिस्ट करके दी है। शुरुआत में टेंशन टी है बाद में टेंशन टू टी है तो वेव की जो स्पीड होती है ट्रांसवर्स वेव की स्ट्रिंग के ऊपर उसका फार्मूला रहता है t/v मतलब मास पर यूनिट लेंथ। तो सीधे सीधे वेलोसिटी जो है टेंशन के ऊपर तो v1/v2 का मतलब होना चाहिए t1/t2 तो v2 हमें चाहिए तो v1 √t2/t1 या v1/v2 का रेशियो t1 की वैल्यू t लेंगे तो इसकी वैल्यू 2t तो ये आंसर होना चाहिए 1/√2 राइट 29 तो हो गया। अब देखते हैं अभी तो सर शायद रोटेशन मोशन से ही है। यस रोटेशन मोशन से तो हमें सर ये तो पता है रेडियस ऑफ गायरेशन से क्वेश्चन पूछा गया था द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क रेडियस ऑफ डायरेक्शन को शायद हम ऐसा लिख सकते हैं यस I by M तो सीधे सीधे अगर आप k1/k2 लिखें तो I1/I2 I2 एक बोला गया है पूछा है एक्सिस के अबाउट में, मतलब हमें डिस्क लेंगे तो ये वाला एक्सिस के अबाउट में हमें उसको पूछा गया है तो ये होता है mr²/2 और एक पूछा है अलोंग विद मतलब ये होता है mr²/4। अब फिर हम लगा के भी कर सकते हैं ये सॉल्व। तो I1 की वैल्यू तो हमें दी है mr²/2 मतलब कुछ नहीं सिर्फ रेशियो निकालते हैं mr²/4 ये 1/2 ये गया तो ये क्या है √2/1 सीधा सीधा हमें थर्ड ऑप्शन जो कि सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड था हमें सिंपली देख सकते हैं। अभी सर आज क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं अगर हम तो ये वे ऑप्टिक्स है और इंटरफेरेंस का सवाल है। अब देख सकते हैं एंग्स मॉडल एंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसमें एक स्टूडेंट क्या कर रहा है एक सर्टेन लेंथ के ऊपर कितने फ्रिंजेस ऑब्जर्व कर रहा है 8 फ्रिंजेस एक सर्टेन लेंथ पे। तो एल लेंथ पे अगर मान लीजिएगा एक फ्रिंज विड्थ का फार्मूला रहता है लैम्डा d/d d मतलब स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की दूरी d मतलब स्लिट विड्थ लैम्डा मतलब वेवलेंथ। तो ये जो लेंथ है सो लेंथ है इसकी लेंथ कितनी है कितने इसमें फ्रिंजेस पाए जा रहे हैं। ये जो लेंथ को मैं अगर x बोलता हूँ तो x की वैल्यू है एक फ्रिंज विड्थ कितनी है बीटा और इसमें शुरुआत में कितने फ्रिंजेस बन रहे हैं तो बीटा × x होंगे। अगर फर्स्ट केस में अगर फ्रिंज विड्थ अगर बीटा 1 है बाद में क्या बोला अगर वेवलेंथ चेंज किया गया तो वही लेंथ में कितने फ्रिंजेस नहीं पता वही निकालना है तो n मान लेते हैं। लेकिन अगर फ्रिंज विड्थ शायद बीटा 2 लेकिन लेंथ दोनों केस में सेम है तो बीटा 1 8 मस्ट इक्वल टू n इनटू बीटा का फार्मूला बीटा किस पर डिपेंड करता है लैम्डा पे। बाकी ये दोनों चीजें तो सेम है तो बीटा की जगह पे हम इधर लैम्डा 8 लिखते हैं और इधर n इनटू लैम्डा 2 लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से लैम्डा 1 की वैल्यू हमें लैम्डा 6 मीटर दिया है और 8 बाय और लैम्डा 2 की वैल्यू क्या दी गई है हमको 400 नैनोमीटर 400 नैनोमीटर मतलब ये तो गया तो ये 2 यानी 12 n की वैल्यू 12 जो कि फर्स्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन ये तो सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगाया मुझे 32 वाज ये एंगल सिंपलेस्ट क्वेश्चन होगा Simplest अगर question इसको भी होगा। पता होगा पूरे पेपर का सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन यही लग रहा है। क्या बोला गया हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। यस सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड उसको परपेंडिकुलर ही होना चाहिए। तो क्या एंगल होना चाहिए इसका 90 डिग्री 90 ऑब्वियसली राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिग्री वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ते हैं शायद फ्लूइड से है। यस ये सीधे सीधे टर्मिनल वेलोसिटी जस्ट टर्मिनल वेलोसिटी का हमने देखा था मैथमेटिकली आप जानते होंगे कि किसी भी कॉलम के अंदर अगर विस्कस लिक्विड वाले कॉलम के अंदर कोई ड्रॉप डालना है या कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट डालना है तो क्या होता है पहले उसकी वेलोसिटी कम होती है और उसके बाद में पहले क्या होता है उसके ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बायोइंसी और विस्कस फोर्स। बट विस्कस फोर्स स्पीड के साथ बढ़ता है। एक पर्टिकुलर स्पीड रीच होने के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है वो सारे फोर्सेस का सम जीरो हो जाता है कांस्टेंट स्पीड से आता है। और लेकिन वो जब एक्सेलरेट हो रहा होगा कुछ देर तक बिफोर गेनिंग द व्हाट
टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, तब तक उसकी वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। ग्राफ अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम का निकालते हैं तो एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा। तो इस ग्राफ को मिलता जुलता ग्राफ मेरे ख्याल से बी B वाला है। तो बी शुड बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो इसके बाद अभी क्वेश्चन बचा है दूसरा वाला, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर से मेरे हिसाब से, तो हम इसको मैं कर देता हूं सर। यस तो हमें जैसे पता है यहाँ पे क्या बोला गया है, फर्स्ट एक्साइटेड एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रहता है वो उसकी n की वैल्यू जो रहती है वो 2 रहती है, और जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट रहता है उसकी n की वैल्यू जो रहती है वो 3 रहती है। तो हमें एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। तो हमें क्या पूछा है, T1/T2, उसको एनर्जी माना है उन्होंने, तो हम इसको इक्वल T1 मानेंगे, T1/T2। इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/4/1/9, तो इसका 9/4 इसका आंसर है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सीधा सीधा डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ये भी एक और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है। हमें ये ब्रॉगली वाला है, डी ब्रॉगली वैल्यू क्या होता है, लैम्डा इज डायरेक्टली h/n, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p है ना, तो रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये पहला ऑप्शन। x y कांस्टेंट, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म है। अब सेक्शन इसके में आ बाद- चुके हैं हम। हाँ ये थोड़ा सा ये सबसे ट्विस्ट क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन है, सबसे थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन था। सोचना पड़ेगा, काफी सारे लोग यहाँ पर इसको मिस करने की चांस है। इसमें क्या होता है, देखो पहले वाले इसमें 2 पेंडुलम दिए गए, एक का लेंथ है 120, दूसरे वाले पेंडुलम का लेंथ 100। हमें पता है टाइम पीरियड क्या होता है 2π, जिसका टाइम पीरियड कम है जिसका लेंथ कम होगा उसका टाइम पीरियड ज्यादा है, वो ज्यादा ऑसिलेशन करेगा गिवन टाइम में, और ये थोड़ा सा ये वाला ज्यादा लेंथ वाला है वो कम ऑसिलेशन करेगा। तो क्या पूछा जा रहा है, शुरुआत में 2 पेंडुलम मीन पोजीशन पे है, तो उसके बाद कितने समय के बाद उससे सेम मीन पोजीशन पे रहेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो हम क्या अज्यूम करते हैं, इसका टाइम पीरियड ज्यादा है, इसका टाइम पीरियड कम है, ये तेजी से ऑसिलेट करेगा। अगर इसने अगर n ऑसिलेशन किए तो उस समय में ये n+1 कर लेगा ऑसिलेशन। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये n ऑसिलेशन कर रहा है और दूसरा वाला n+1 ऑसिलेशन कर रहा है, तब जाके दोनों फिर से मीन पोजीशन पे आएंगे। राइट। तो अगर मान लो पहले वाले का टाइम पीरियड अगर t1 है और ये कितने ऑसिलेशन कर रहा है पहला वाला n, तो इतने टाइम के बाद मिलेंगे ये दो, और उसी टाइम में देखो इतने टाइम के बाद ये मीन पोजीशन n ऑसिलेशन करने के बाद मीन पोजीशन t1 into n करना पड़ेगा, और दूसरा वाला n+1 ऑसिलेशन बना के मीन पोजीशन का उसका टाइम t2 अगर करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम t की, और आप जानते हैं सीधा सीधा टाइम पीरियड इज इनवर्सली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l, तो इसको √L1 लिखेंगे, L1 यस L1 n इसको n+1 into √L, तो L1 तो 11 का स्क्वायर 11 into n और ये 100 10 into n+1, तो मेरे ख्याल से कितना आता है, ये n is equal to 10 आता है। 10 आता है, यस। तो फिर जो ज्यादा उसने क्या पूछा है यहाँ पर, n की वैल्यू 10, तो ज्यादा वाले की चांस है काफी की बच्चे n को 10 कर सकते हैं, लेकिन उसने क्या बोला है, द मिनिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ द शॉर्टर पेंडुलम, जो कि ज्यादा ये है n2 है, n+1 होना चाहिए, इसका जो आंसर है वो 11 है, क्योंकि n जो है वो 10 के इक्वल है, और जो n है वो इसके लिए 121 जो कि लॉन्गर है, और हमें पूछा गया है शॉर्टर के लिए, तो हमें 100 सेंटीमीटर के लिए, उसके लिए हमने अज्यूम करा था n+1, इसलिए 10+1 हम मानेंगे 11। राइट। क्वेश्चन नंबर 37 भी कैलकुलेट मतलब कैलकुलेशन बेस है, फार्मूला बेस है, और इसमें PV = LRT लगा लेते हैं हम। n का मतलब क्या है, वालों में पूछा है, n का मतलब मास अपॉन मोलर मास, r और t की वैल्यू और प्रेशर। अगर हमको पता है STP के पास क्या रहता है, t की वैल्यू 327 270 डिग्री सॉरी है ना, और प्रेशर रहता है 110.5, और मास पता है, मोलर मास भी पता है, r की वैल्यू भी पता है 8.3। मेरे ख्याल से सारे कैलकुलेशन करते हैं तो हम 5.6 मीटर क्यूब आता है इसमें। अच्छा, d is equal to ऐसा है 250 मोल आता है, यस 5.6 मीटर 4 into हम इसको करेंगे 273 से, तो 5.16, यस। यस। चलो हम आ गए सर सेकंड क्वेश्चन पे, जो ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमको पता है कि रेडियस जो होता है डायरेक्टली मास नंबर का 1/3 रहता तो r1 by r2 का फिर a1 by a2 का होल पावर। तो a1 की वैल्यू क्या है 64 दी है, आई थिंक ये 5 5/4 4 5 4 यानी 4 should be the correct करेक्ट ऑप्शन।
इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पे 59। ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन लग रहा है फिर से, क्योंकि हमें देखो स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियरिंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल। वैसे तो स्ट्रेचिंग मेरे ख्याल से यंग्स मॉडुलस है, लेकिन यंग्स मॉडुलस मॉडल ऑफ रिजिडिटी पे अगर डिपेंड करती है तो हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि शियरिंग ये जो स्ट्रेचिंग है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पे डिपेंड करता है ना। तो ये अगर इसको ट्रू मान लिया, और ये तो डाटाबेस क्वेश्चन दूसरा वाला, हमको पता है कॉपर और स्टील में स्टील ज्यादा इलास्टिक होता तो है, उसे स्ट्रेच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या बोले कॉइल ऑफ स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्टील स्प्रिंग। तो उससे टेंसाइल स्ट्रेंथ किसका ज्यादा रहता है? स्टील। हां, तो यहाँ कॉपर का दूसरा गलत स्टेटमेंट है। तो मेरे ख्याल से, क्योंकि वैसे तो ये यंग्स मॉडुलस पे सीधे सीधे डिपेंड होना चाहिए, लेकिन शियरिंग मॉडुलस पे हम इनडायरेक्टली कनेक्शन बनाएंगे तो ट्रू मानेंगे, और ये गलत है। तो मेरे ख्याल से फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन फॉर कैपेसिटर्स। कैपेसिटर में पहले में इस कैपेसिटर में एनर्जी है, तो कितनी एनर्जी होगी इसकी? हाफ सी वी। और इसमें कितनी एनर्जी होगी ये हमको देखना है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस निकालना काफी आसान होता है। C1 C2 by C1 plus C2 into V1 minus V2 का होल स्क्वायर। इसमें C1 C2 तो सेम ही है, तो ये हाफ ये CC by C1 यानी C by 2 होगा, और ये V2 तो 0 है तो V का स्क्वायर होगा, यानी ये 1/4 CV स्क्वायर आधा हो लॉस रहा है। है, मतलब 1/4 CV स्क्वायर लॉस हो रहा है। तो शुरुआत में कितनी एनर्जी? 1/4 CV स्क्वायर है, और इतना लॉस होगा तो बचेगा कितना? फिर 1/4 CV स्क्वायर। सीधा सीधा CV स्क्वायर by 4 करना है। मतलब अब ऐसा नहीं कंक्लूड कर सकते कि जितनी एनर्जी इनिशियली थी उसकी आधी होगी, आधी हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। 50% लॉस हो गई है। हम इसे निकाल के कर सकते हैं। 900 पिको का मतलब होता है 10 10 पावर पावर माइनस 12, राइट। वेलोसिटी ये है, सॉरी वोल्टेज है इसका 100 यानी 10 पावर 4 by 4 करते हैं, है ना। तो ये कितना होता है? लगभग ये 10 ये पावर 2 to 5 आ जाएगा। ये 2 to 5 मेरे ख्याल से ये करेक्ट हाँ। ऑप्शन होता है। चलता है इसका करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ अगर हम चलते हैं, from Ampere's circuital law for a long straight wire of circular cross section wherein ये भी काफी आसान सवाल नजर आ रहा है। हमें पता है कि बड़ा एक सिलेंड्रिकल वायर है, और इसमें जब करंट अगर ऐसे पास होता है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? तो हमने देखा था कि क्लास में कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर अप टू उसका जो सरफेस होता है मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली बढ़ता है, उसके बाद 1/r के फॉर्म में घटता है। तो इसमें से लीनियरली बढ़ना चाहिए पहले, लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन अप टू अ डिस्टेंस up to the boundary of the wire, right, and then decreasing with 1/r, right. 1/r. तो यहाँ पर B is directly proportional to R होगा, फिर B is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका करेक्ट ऑप्शन 4। फोर्थ अगर इसके बाद अगर इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं 42। ये तो यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, शायद मैं कर सकता हूं इसमें। तो इसमें हमें एक रूल पता है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, हमने जो देखा था कि यहाँ हमें दो नंबर दिए, पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे सिंपली 55.3 into 25 में करना है, तो इसका आंसर कहता है 3825 13, ये हमें आंसर आ जाता है इसका। तो हमें इसमें क्या पूछा गया कि करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, तो हमें एक रूल पता है यूनिट्स एंड डायमेंशन का हम पढ़े कि जो छोटा नंबर रहता है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर रहते हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर हमें इसमें चाहिए। तो हमें क्या बोला, इसमें राउंड अप करके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो यहाँ पे भी हम इसे सर राउंड अप कर देंगे, जो कि हमें मिल जाएगा सर 14 into 10 का पावर 2। 14 आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें ही 2 है, तो ये जो है वो करेक्ट आंसर इसका बनता है। ये है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से लॉजिक गेट से सवाल पूछा गया है। वैसे सर्किट्स को काफी कॉम्प्लिकेटेड बनाते हुए दिखा है, लेकिन कुछ दे रहे हैं। मान लीजिए इसका जो इनपुट है वो A है और इसका इनपुट है B, तो ये नॉट गेट है। नॉट गेट क्या करता है, उसको अपोजिट करता है, नेगेशन कर दिया उसका ये बात। तो इसका जो आउटपुट होगा ये हमारा नैंड गेट है, तो इसका आउटपुट वैसे होना चाहिए A B होना चाहिए, लेकिन नैंड है तो और एक बार नॉट गेट का ये भी बार होगा। इसका भी क्या होगा, ये बार और B होना चाहिए, मल्टीप्लाई करेगा, और उसका नॉट है तो ये ऐसे करेगा, और ये सिंपली एंड गेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो इसका फाइनल जो बूलियन एक्सप्रेशन जो होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए कुछ। तो अगर हम ये सब सॉल्व करते हैं तो मेरे ख्याल से इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आता है। इसका
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, ये भी काफी आसान सवाल है। ये क्रिटिकल एंगल का सवाल है ना, क्रिटिकल एंगल पूछा है। तो क्रिटिकल एंगल यानी क्या होता है? थीटा सी क्या होता है? रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर मीडियम। अब स्पीड के टर्म में अगर देखते हैं तो बड़ी वाली स्पीड छोटी वाली स्पीड बाय बड़ी वाली स्पीड। बड़ी वाली छोटी वाली क्या है? 1.5 into 10 power 8 और ये छोटे वाले 2 into 10 power 8। तो ये क्या होगा? sin थीटा से सीधे सीधे 3/4 मेरे ख्याल से 3 minus 0.75 तो चलिए हम 45 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5 ही क्वेश्चन रह गए हैं अभी। चलिए ये बिग सर्कुलर कॉइल, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस ये चल रहा है। मतलब फॉर्मूला ये है। हाँ बताओ, कर सकते हो? हाँ सर, क्या निकालना है हमें? इंड्यूस करंट निकालना है, राइट? तो क्या इंड्यूस करंट क्या होता है हमारा? इंड्यूस करंट इज इक्वल टू ईएमएफ बाय आर। मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 1000 टर्न्स दिए हैं और रेडियस दिया है। मतलब हमें ईएमएफ निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? मतलब ईएमएफ निकालना है, तो डी फ्लक्स बाय dt, राइट? यस। इधर फ्लक्स कैसे निकालेंगे? यहाँ पर फ्लक्स वेरिएबल है ना। इसमें क्या बोला? बिग सर्कुलर कॉइल है जिसमें 100 टर्न 1000 टर्न एवरेज रेडियस भी दिया है। अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऐसे है ना, और वर्टिकल मैग्नीट्यूड ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। अगर इसको अगर घुमाते हैं तो इसका ये जो फ्लक्स है वो फ्लक्स क्या होना चाहिए? b into a, और वो साइन के साथ या cos के साथ बदलना चाहिए, cos ओमेगा t है। तो b क्या होगा? और ये टर्म्स भी है, तो सब कुछ अगर दिया हुआ है तो इसको अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा। वो क्या होगा? n b a ओमेगा इनटू sin ओमेगा। तो करंट क्या होगा? करंट इज इक्वल टू e बाय r, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर। लेकिन मैक्सिमम करंट चाहिए तो मैक्सिमम वोल्टेज बाय मैक्सिमम उसका रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो क्या होना चाहिए? n b और क्या है? एरिया और ओमेगा और इधर रेजिस्टेंस उसका r। अगर इन सब की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 1 एम्पीयर आता है, राइट? मतलब आप एक देख सकते हो कि यहाँ पे 12.56 है, तो आप कैलकुलेशन के लिए इसे 4 पाई मान सकते हैं। आप देखो ना, 4 into 3.14, तो ये इतना ही आएगा। तो कैलकुलेशन में आपको इजी रहता है, तो आप ऐसा पकड़ सकते हैं, ठीक है? तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सीधा। हाँ, ये तो सीधा सीधा डाइपोल है। डाइपोल है। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कैसे बनता है? मतलब वो r क्यूब के फॉर्म में बता। वन बाय, तो सीधा सीधा क्या बोला है? ये डाइपोल है तो r काफी दूर है ना, अप्रोक्सीमेशन वाला केस अगर लेते हैं तो 1 बाय r क्यूब। तो सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन ये 1 बाय r क्यूब वाला होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से थर्ड ऑप्शन चलता है। ऑप्शन। इसके बाद कौन से क्वेश्चन का है? यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाले क्वेश्चन का गया हम। कौन सा वाला है? हमें 48 वाले क्वेश्चन का इसके बाद है 48 क्वेश्चन का। ये भी तो मेरे ख्याल से डायमेंशन है, तो ज्यादा भी बड़ी बात नहीं है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का क्या? पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो पता है हमको क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन का डायमेंशन। ये देखो ये होता है मेरे ख्याल से, ये मतलब b का 4। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल एनर्जी को अगर मास से डिवाइड करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसको मास से डिवाइड करेंगे मतलब m हटना चाहिए। तो l स्क्वायर t माइनस 2 मेरे ख्याल से ये। तो कहाँ ये का तो c का और a का 2 होगा, राइट। और फिर बचा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास रहता है। फोर्स अपॉन मास ये है, फोर्स अपॉन मास ये है फोर्स का क्या रहता है? mnt माइनस 2 अपॉन मास कर देंगे तो मास मास कर दिया तो ये आ जाएगा। तो इसका जो इंटेंसिटी का ये, तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? थर्ड वाला है क्या? इसके बाद है सेकंड 49 क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से ये एलसीआर सर्किट है विद उसका जो इंडक्टेंस है वो है 10 हेनरी और उसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड। माइक्रो का मतलब 10 पावर माइनस 6 फैरेड है। और अप्लाइड वोल्टेज है इसका ओमेगा है, अप्लाइड वोल्टेज का ओमेगा है 100। तो क्या पूछा जा रहा है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की नॉट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पता है हमको 1/2π * √LC है। तो आई थिंक इसको सॉल्व करते हैं, हमने किया था मेरे ख्याल से 50/π है, राइट? वो फ्रीक्वेंसी भी और ओमेगा की वैल्यू क्या लिखते हैं हम? 2π * फ्रीक्वेंसी है ना, तो f की वैल्यू भी क्या होगी? 100/2π। यानी क्या होगा? ये भी 50/π आ रहा है। तो मेरे ख्याल से दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब रेजोनेंस कंडीशन में सर्किट है यहाँ पर। ये क्वेश्चन तो सबसे मजेदार लगा मुझे आज का, अगर वो बोनस क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन ही बोनस है। मतलब इसमें
इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस वाला और ये वाला सीधा सीधा पूछा गया है। बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया, इसके जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा यहाँ पे उसको एक ही वेलोसिटी रहेगी, क्योंकि उसकी जो u sin थीटा वाली जो वेलोसिटी रहेगी वो तो जीरो रहेगी, उसको एक ही कंपोनेंट बचेगा जो कि बचेगा u cos थीटा वाला। थीटा में दिया 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2, वेलोसिटी हमें दी है 10, तो 10 into 1/2 अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाता है 5, जो कि वैसे फोर्थ ऑप्शन। तो इसी के साथ सर मेरे ख्याल से पेपर का ऑलमोस्ट हमने सारा एनालिसिस किया है, तो कुल मिला के क्या लगता है पेपर कैसा था? It was a bit tough and bit easy. हाँ, कुछ सवाल काफी आसान में थे, कुछ सवाल कुछ थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप के हैं, तो हम मॉडरेटली टफ बोल देंगे या फिर मॉडरेटली इजी इजी भी बोलेंगे, है ना? तो थोड़ा सा इतना आसान तो नहीं था जैसे फेसबुक पे उसकी प्रतिक्रिया आ रही थी पेपर को देख के कि शायद उन लोगों ने सॉल्व नहीं किया, बाद में पता चलेगा कि इसमें थोड़े से नीट के लेवल के हिसाब से अगर बात करेंगे तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप के कुछ तो सवाल शायद हैं। जिसने आपने क्लास नोट्स पढ़े, जेई मेंस के जो पीवाईक्यू वगैरह करे, उसके लिए तो डेफिनेटली ये पेपर मुझे लग रहा है जिसने इसलिए अगर मान लीजिए नीट का प्रिपरेशन अगर जेई के हिसाब से किया हो तो उसके लिए तो आसान है। ये पेपर आसान है। जैसे है, हमारा 160 क्लास को tradition- निकाली जाएगी। जैसे हमारी क्लास का ट्रेडिशन है, हम फिजिक्स को नीट का फिजिक्स भी हम जेई मेंस के लेवल पे पढ़ते हैं, तो उन Mains बच्चों से के भी लिए ज्यादा शायद आसान है। मेन जरूरी थी। तो इस तरह से तो इस तरह से हम आज का ये जो इतना अच्छा सेशन लिया था पोले सर द्वारा, हम ये आज एंड करते हैं। तो अगर आपको कोई जानकारी करें तो आप जाइए प्रतिष्ठान क्लासेस सर्च करिए, औरंगाबाद क्लासेस में सबसे बेस्ट फिजिक्स पढ़ाते हैं पोले सर हमारे। तो चलिए इसी के साथ कंक्लूड करते हैं। Thank you for watching. थैंक यू फॉर वॉचिंग।